हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद परी। हम स्टार्ट किए थे हिस्ट्री का क्लास। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किए हैं क्लास 6 का। तो पहला तो अध्याय पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप पढ़ लें, उसके बाद दूसरा पढ़ें। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट ही सिर्फ पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में आते हैं। जो एग्ज़ाम में नहीं आते उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा अध्याय है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन आखेटक संग्राहक के नाम जानते हैं। आज हम उन्हें आखेटक संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक संग्राहक किसे कहते हैं? तो जो आखेटक मतलब होता है शिकार करना, खाद्य मतलब होता है खाने वाला पदार्थ, और संग्राहक मतलब होता है इकट्ठा करना। तो आज हम उसे आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, मूल मतलब होता है जड़, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे? तो पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। फल फूल मौसम में अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। फल फूल की तलाश में अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों में नदियों में बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। संभावना ही बताया जा रहा है कि जाना पड़ता होगा। अगला पॉइंट है, तो हमने क्या पढ़ा कि लोग खाद्य और संग्राहक के लिए इधर उधर क्यों घूमते थे। तो पहला कारण में देखें, इसलिए घूमते थे क्योंकि एक जगह बस जाने के बाद वहाँ के जो सारे इकट्ठा किए, मतलब कि जो फूल, चिड़ियाँ पकड़, जो मछलियाँ ये सब खाते थे, मतलब कि जो भी खाकर समाप्त कर देते थे, तो फिर से भोजन के तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण में बताया कि जो मवेशी थे, मतलब हिरन जैसे मवेशी जो है चारा ढूंढने के लिए अगर दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए उसके पीछे पीछे शिकार करने वाले लोग जाया करते थे। तीसरा कारण बताया कि फल फूल अलग जो मौसम में आते हैं, अलग अलग मौसम में फल फूल अलग अलग आते हैं, तो उनकी तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। चौथा कारण बताया कि कहीं पानी सूख जाया करता था, तो पानी की तलाश में भी इधर उधर जाया करता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पहले जो मानव था, सबसे पहले जब मानव का उदय हुआ तो उसमें जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविद उसे कहते हैं जो कि शिलालेख पे, जैसे कि हमने पहला चैप्टर में पढ़ा कि शिलालेख पर जो भी लिखा हुआ रहता है उसको जो पढ़ता है उसे ही पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने
लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पत्थरों के औजार बनाए थे, आज भी कुछ पत्थर के औजार बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, कुछ औजार का प्रयोग करते थे फल फूल काटने के लिए, जो कि पत्थर के हुआ करता था। हड्डी मांस काटने, जैसे कि पहले अगर शिकार करके लाता था तो उसको हड्डी को काटने के लिए पत्थर का ही उपयोग होता था। पेड़ों की छाल काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों व लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों में लकड़ियाँ काटी जाती थी, कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लकड़ी का उपयोग किस रूप में किया जाता था, तो पेड़ पौधे ही सब काटने के लिए किया जाता था। ठीक है। रहने की जगह निर्धारित करना है, रहने की जगह निर्धारित करना है। लाल त्रिकोण वाले, जैसे कि यहाँ मैप में दिखाया गया है, लाल त्रिकोण वाले पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है ना। और फिर ये जो आयताकार बना हुआ है ब्लू कलर का, वो है न पाषाणिक काल पुरास्थल। और जो ग्रीन है बिंदु, महापाषाणिक पुरास्थल है। आरंभिक गांव जो है, आरंभिक गांव है, आधुनिक नगर हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, झीलों के किनारे बसा है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, अब महत्वपूर्ण तो होंगे ही ना, कितना काम होता था। क्योंकि पत्थर बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जैसे कि बताया जा रहा है कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। भीमबेटका इस पुरा स्थल की गुफाएं कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों क्या चुनी? तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि शैलजीत, इनमें से क्या पता लगाएं क्या है, तो गुफाओं का है। जैसे ये पत्थर है, पत्थर के औजारों हैं। पुरा स्थल क्या होता है? तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन जैसे और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जैसे जहां औजार मिले, बर्तन मिले, जहां अवशेष मिलते हैं, पुरा स्थल कहलाते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अध्याय में पढ़ना, मतलब अगला अध्याय में पढ़ा जाएगा। तो पुरास्थल के बारे में हमने देखा कि पुरास्थल कहते किसे हैं, तो जहाँ औजार बर्तन जैसे मतलब बनाया जाता है उसे पुरास्थल कहते हैं। आग का खोज कैसे हुआ? आज हम लोग आग जलाते हैं, तो इस आग का खोज कैसे हुआ? तो कुरनुल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिला है? राख का अवशेष मिला है कुरनुल में। ठीक है, कुरनुल गुफा में राख का अवशेष मिला है। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जब राख मिला है तो इसका मतलब यही होगा ना कि वहाँ आग जलाना सीखे थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए किया गया होगा, मांस भूनने के लिए किया गया होगा, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया गया होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आग का प्रयोग? तो जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद ने नाम और तिथियां थोड़ा पढ़ते हैं। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल जो है उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। यदि दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पुरा मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर, यानी प्राचीन का पत्थर, यह नाम पुरास्थलों के से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल जो है पत्थर के औजार के महत्व के बारे में बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000
20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% जो है 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ जिस काल में पर्यावरण का बदलाव मिलता है उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका लगभग समय 12,000 साल से 10,000 साल के बीच माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और माइक्रोलिथ यानी मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ जो काटने की होती है, हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जा रहे थे। अगले युग की शुरुआत यानी नवपाषाण यानी उत्तर पाषाण की शुरुआत लगभग कब से कब हुआ है? 10,000 साल से पहले हुआ है। 10,000 साल से पहले नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता होगा नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में वो पढ़ना है, ठीक है? अगले अध्याय में। तो अगला देखते हैं, बदलती जलवायु पढ़ेंगे। अब बदलती जलवायु कैसे बदली इसके बारे में। लगभग 12,000 साल पहले 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे जब जलवायु बदली तो कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरन, बरसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इस जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। जब जलवायु बदला तो मछली भी भोजन का एक स्रोत बन गई होगी। खेतों और पशुओं की शुरुआत कैसे हुआ? खेत और पशुओं की शुरुआत देखते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इस अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। कुत्ता जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। तो बचने की प्रक्रिया क्या थी? लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों को देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया नाम दिया गया। पौधे उगाने लगे, फिर जानवरों को देखभाल करने लगे तो उसे बचने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी जगह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण में देखा जाए कि उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं जानवरों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें
अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है। आमतौर पर अहिंसक होते हैं, जो आमतौर पर क्या होते हैं, अहिंसक होते हैं, उसे प्रजनन के लिए चुने जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जंगली जानवर के सींग और दांत जो है छोटे होते हैं। इन बचने की प्रक्रिया सूअर को कहता है कि इनमें से कौन सी जंगली जानवर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, जौ आते हैं। इसी तरह पहले पालतू जानवरों में से कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली, जब नया जीवन शैली स्टार्ट हुआ तो देखते हैं नवीन जीवन शैली। तुम कैसे पौधों के बीज को बो कर देखो, तुम ऐसे पौधों को बीज के बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इससे कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार काटने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज के उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा। अब अगला देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। ठीक है, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो जाता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का तरीका है। तो बताया गया है इसमें कि जानवर बच्चे देते हैं तो उससे हमें लाभ होता है, जो कि बच्चे भी दे देते हैं और दूध भी प्राप्त होता है। ये भोजन का एक अच्छा स्रोत भी है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। पहले कृषक और पशुपालक के बारे में पता करते हैं। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई रहे होंगे? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियां के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दाने की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों को हड्डियां की भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर जब मानव जब कृषि करने लगा तो अस्थायी जीवन मतलब कि रहने लगा, तो अस्थायी जीवन की ओर एक बार चलते हैं। पुरातत्वविद को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो अस्थायी थे, रहना शुरू कर दिए थे। जैसे कि बुर्ज होम,
जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में पड़ता है, के लोग जो है ना गड्ढे के नीचे बनाते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उसे गार्तवास कहा जाता था। कश्मीर में बर्फ के नीचे जो गड्ढे बनाते थे उसे गर्तवास कहते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इनमें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। उससे क्या होता था कि ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों के पत्थर के औजार भी मिले हैं, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, जैसा कि हम लोग के घर में भी अभी मौजूद होता है। इसी तरह प्राचीन प्रशस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, कुछ पत्थर से भी होते थे, कुछ हड्डी से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे। ये मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण मतलब चित्र बनाना भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दाल जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या वे परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सूअर जैसी जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में क्या क्या मिली है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों के भेड़ और बकरी की हड्डियाँ मिली हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं मेहरगढ़ में, मतलब आयताकार होता था। घर के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। 4 कमरा थे तो कुछ भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ऐसा मान्यता था उसमें। ऐसा मान्यता था। फ्रांस में गुफा में कई चित्रकारी भी थे। अपने एटलस फ्रांस को ढूंढो। कहता यह
फ्रांस की एक गुफा का है। यह चित्र जो दिख यहाँ पे देख रहे होंगे जैसा कि आप लोग, तो ये चित्र जो है फ्रांस का एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 2000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली जानवर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है जंगली जानवर, इसमें जंगली जानवर होंगे, जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बरसिंघा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे गहरे चित्र को चित्रित किया गया है वो होंगे बरसिंघा, ये सब टाइप के। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। नव पहचान पुरास्थल, एटलस में ढूंढो तुर्की के बारे में है। नव पहचान युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल ह्यूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल पत्थर, कौड़ियाँ तथा मध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय एक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। तो आज इतना ही था। आज तो दूसरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया और अगला है, कल आएगा तीसरा चैप्टर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे जो फ्रेंड को ज़रूरत हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।